हेलो एवरीवन, होप यू एंड योर फैमिली आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे हम। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं एक बार उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्टली हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो फाइनेंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के लिए। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटी या बड़ी, हर बिजनेस के लिए जो फाइनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी विदाउट फाइनेंस नहीं हो सकती। फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ बिजनेस। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंस को मैनेज किया जाए, इसलिए हमारे पास कंसेप्ट आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, फंड्स को इस तरीके से मैनेज करते हैं ताकि जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाएँ। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी मैनेजमेंट फंक्शंस हम करते हैं वो फाइनेंस एरिया में अप्लाई कर देते हैं। ओके, मैनेजमेंट फंक्शंस को फाइनेंस एरिया में अप्लाई करना इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, बट किसकी? फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। ओके, नेक्स्टली हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल डिसीजंस। व्हाट इज़ फाइनेंशियल डिसीजन? फाइनेंशियल मैनेजर को कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं इन अ फर्म, जो हमने डिस्कस किए थे। मेन फाइनेंशियल डिसीजन में हमारे पास 3 डिसीजंस आते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम डिसीजन लेते हैं रिलेटेड विद अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम फंड्स को कहाँ से अरेंज करेंगे। मतलब बेसिकली हम इसमें क्या डिसाइड करते हैं, अबाउट एक्विजिशन ऑफ फंड्स। ओके, नेक्स्ट डिसीजन इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो फंड्स को हमने एक्वायर किया है अब हमें उसे यूज़ कहाँ करना है, उसे हमें एलोकेट कहाँ करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ बेसिकली एलोकेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन। अब देखो, अगर आपने फंड्स को कहीं इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट विल बी देयर, तो उस प्रॉफिट को कैसे अप्रोप्रिएट किया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए, कितना प्रॉफिट हमारे फर्म में रखा जाए, कितना एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो किस में डिसीजन लिया जाएगा? डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन डील विद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्विजिशन ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड डिविडेंड डिसीजन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर ये कहा जाए व्हाट आर द 3 A's ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो दैट आर एक्विजिशन, एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन। ओके, तो आप ये भी कह सकते हो फाइनेंशियल डिसीजन में 3 A's क्या है? एक्वायर करना फंड्स को, एलोकेट करना और एप्रोप्रिएट करना। गॉट इट? फिर हमने डिस्कस किया था अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हमारे पास कुछ अप्रोचेस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिसमें हमने 2 अप्रोचेस देखी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। ट्रेडिशनल फंक्शन ये कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, फंड्स को प्रोक्योर करते हैं, फंड्स को अरेंज करते हैं। ओके, फंड्स को यूटिलाइज करने का फंक्शन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और दूसरी हमने की थी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ये कहती है फंड्स को एक्वायर करना और फंड्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना दोनों ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ठीक है, अब बेसिक तभी हम कहते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो वन साइडेड अप्रोच है, बिकॉज वो एक ही एस्पेक्ट को स्टडी कर रही है, और जो मॉडर्न अप्रोच है वो 2 साइडेड अप्रोच है, बिकॉज वो एक्विजिशन और यूटिलाइजेशन दोनों को लेकर चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑब्जेक्टिव्स।
ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखे थे देयर आर बेसिकली टू ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. बेसिकली in objectives of financial management we have two approaches, profit maximization approach and wealth maximization approach. ठीक है, थोड़ा सा हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, आज हम इसी को डिटेल में डिस्कस आउट करेंगे. सो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या ऑब्जेक्टिव्स है. तो हमारे पास इससे रिलेटेड दो अप्रोचेस हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच बेसिकली ये कहती है कि जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द फर्म्स प्रॉफिट. फर्म्स, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है, फर्म के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना. हर एक एक्टिविटी जिससे फर्म के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे वही एक्टिविटी बिजनेस में परफॉर्म की जाएगी, और ऐसी एक्टिविटी जिससे प्रॉफिट्स नहीं होंगे या जिससे प्रॉफिट्स रिड्यूस होंगे वो एक्टिविटीज़ फर्म में परफॉर्म नहीं की जाएंगी. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. यहाँ पे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है दैट इज़ टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ शेयर्स. शेयर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना. हर एक एक्टिविटी जिससे हमारी मार्केट शेयर की वैल्यू, मतलब शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी. वो एक्टिविटी जिससे हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाएगी. मतलब कोई भी डिसीज़न लेते हुए आपके माइंड में यही रहेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच. According to this approach, a firm should undertake all those activities which add to its profit and eliminate all others which reduce profit. फर्म हर एक एक्टिविटी वो करेगी जिससे उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हों, और उन एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करेगी या फिर नहीं करेगी जिससे उसके प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं. दिस ऑब्जेक्टिव हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ऑल द डिसीजंस, फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट शुड रिजल्ट इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये ऑब्जेक्टिव ये हाईलाइट करता है कि हर एक डिसीज़न से, चाहे वो फाइनेंसिंग, डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में कोई भी डिसीज़न, हर एक डिसीज़न से हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे जो मेन फोकस रहेगा हमारा दैट इज़ ऑन प्रॉफिट. सो इसको इवेल्युएट करते हैं. कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेवर में हैं इस अप्रोच के और कुछ अगेंस्ट. क्या है हमारे पास, देखते हैं. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ अप्रोच. इट इज़ अ मेजर ऑफ सक्सेस. जो प्रॉफिट है वो एक मेज़र है सक्सेस का. अब एक बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं, कहीं ना कहीं वो किसके बेसिस पे देखा जाता है, प्रॉफिट के. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अप्रोच है वो वैल्यूएबल है. नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जैसे कि आपको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. अगर हम ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी ऑप्टिममली यूटिलाइज होंगे. नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट्स एक्ट्स एज अ मोटिवेटर. प्रॉफिट जो है वो एक मोटिवेटर की तरह वर्क करता है. अगर प्रॉफिट्स होंगे तो मैनेजर को भी ये मोटिवेशन आएगा कि वो आगे भी और अच्छे से वर्क करे. तो प्रॉफिट जो है वो मोटिवेटर की तरह वर्क करता है. तो हम कहते हैं कि ये जो अप्रोच है वो राइट है. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द फर्म. विदाउट प्रॉफिट ना तो कोई फर्म सर्वाइव कर सकती है ना ही ग्रो कर सकती है. तो प्रॉफिट ही बेस है जिसके बेस पे फर्म जो है वो सर्वाइव करेगी या फिर ग्रो करेगी. नेक्स्ट वन इज बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इज़ ऑल्सो मैक्सिमाइज्ड. अब आपको पता है हर एक बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट कोई भी बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तभी फुलफ़िल कर पाएगा जब वो खुद सेल्फ सफिशिएंट होगा. अगर वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसके पास खुद ही प्रॉफिट्स नहीं है, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफ़िल करेगा. ठीक है, तो अगर प्रॉफिट्स होंगे तो फर्म जो है वो भी सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ वर्क कर पाएगा. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज़ अ यार्डस्टिक ऑफ एफिशिएंसी. प्रॉफिट ही एक यार्डस्टिक है, एक टूल है जिससे हम एफिशिएंसी को मेज़र करते हैं. ओके, तो ये है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर अप्रोच. ये
जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है उसके फेवर में बोला गया है कि ये जो अप्रोच है, मतलब प्रॉफिट जो है वो ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट पे फोकस करना राइट है बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ओके, नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इस अप्रोच। इस अप्रोच के अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट इज एम्बिग्विटी, यानी अनक्लैरिटी। यहाँ पे ये तो कहा गया कि वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बट व्हाट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लैरिटी नहीं है कि कौन से प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, नेट, बिकॉज बहुत सारे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, टैक्सेबल इनकम। कौन सा प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है आपने? नेक्स्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो अप्रोच है वो इग्नोर करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ठीक है, ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। यहाँ पे रिस्क फैक्टर को जो है वो इग्नोर किया जाता है। अब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? मनी रिसीव्ड टुडे हैज़ मोर वैल्यू देन मनी रिसीव्ड इन ऑन एनी फ्यूचर डेट। मनी जो हम आज रिसीव कर रहे हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू मनी जो हम फ्यूचर डेट पे रिसीव कर रहे हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल, अब अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज, सपोज़ आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 1 से आपको फर्स्ट ईयर में 8,000 प्रॉफिट हो रहे हैं, सेकेंड ईयर में 15 और थर्ड में 7,000, और सेकेंड प्रोजेक्ट में सेकेंड ईयर में 15,000 एंड थर्ड ईयर में 15,000। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट से भी आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 30,000 एंड सेकेंड प्रोजेक्ट से भी आपको प्रॉफिट हो रहा है 30,000। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की बात करें तो हमारे लिए दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इक्वली राइट है। मतलब प्रोजेक्ट 1 भी राइट है बिकॉज इससे भी आपको 30,000 प्रॉफिट हो रहा है, प्रोजेक्ट 2 भी राइट है, वो आपके लिए एफिशिएंट है बिकॉज इससे भी 30,000 प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। बट अगर हमें देखा जाए तो जो प्रोजेक्ट 1 है वो हमें पहले साल में ही 8,000 रुपीज़ दे रहा है, और प्रोजेक्ट 2 जो है वो फर्स्ट ईयर में हमें कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा। तो दैट मीन्स हमारे लिए कौन सा अच्छा है? प्रोजेक्ट 1 ना, बिकॉज प्रोजेक्ट 1 में अगर हम फर्स्ट ईयर में ही 8,000 रिसीव कर लेंगे तो हम उस 8,000 को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ओके, और क्या होगा, फ्यूचर में जो मनी की वैल्यू है वो भी रिड्यूस होती है ना टाइम से, मनी की वैल्यू। सो इस चीज़ को जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो कंसीडर नहीं करती। अगर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच देखें तो प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस है ना, अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क फैक्टर को देखें तो डिफरेंस है दोनों में। ओके, सो दैट वाज आवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, जहाँ पे हमारा मेन फोकस इज़ ऑन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड टेक द डिसीजन विच इंक्रीज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इट शुड नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी विच डिक्रीज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। हर एक डिसीज़न लेते हुए आपने एक ही चीज़ देखनी है कि जिस डिसीज़न से फर्म की नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो वो तो आपने डिसीज़न लेना है, मतलब उसके फेवर में आपने डिसीज़न लेना है। बट जिस एक्टिविटी से आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हो वो एक्टिविटी आपने परफॉर्म नहीं करनी। ओके, सो यहाँ पे जो बेसिक एम है इज़ टू इंक्रीज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। बेसिकली हमारा यहाँ पे फोकस ये है कि हमें शेयर्स के मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ करना है, जो किस पे डिपेंड करता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। ओके, अब देखो, इंक्रीज इन नेट प्रेजेंट वैल्यू हम ये कह रहे हैं हर एक वो एक्टिविटी करनी है जिससे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो। अगर इंक्रीज़ होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू में तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हमारा मार्केट प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
तो जो हमारा बेसिक एम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का वो अचीव हो जाएगा। अब नेट प्रेजेंट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वर्थ या फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू A1 अपॉन 1 प्लस के प्लस A2 अपॉन 1 प्लस के अप टू n माइनस C। इसमें क्या है, W हियर स्टैंड फॉर नेट प्रेजेंट वर्थ और वी कैन से नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इज इक्वल्स टू A1 A2 अप टू n। A1 A जो है वो डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेड कैश बेनिफिट्स यानी कैश इनफ्लोज, K है डिस्काउंट रेट और C है कैश इनिशियल आउटफ्लो, जो भी आपने आउटफ्लो किया या फिर जो भी कैश जो है वो बिजनेस से गया। ओके, अब देखो जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क फैक्टर को इग्नोर किया जाता है। ओके, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारे इन्फ्लोज हैं उनको डिस्काउंट कर दिया है कंसीडरिंग द डिस्काउंट रेट। एक डिस्काउंट रेट से जो हमारे इन्फ्लोज हैं उनको डिस्काउंट कर दिया है ताकि इस कैश इन्फ्लोज में हम रिस्क फैक्टर और टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर को कंसीडर करें। ओके, सो के क्या है, डिस्काउंट रेट जो डिसाइड होता है बाय मेजर ऑफ रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो इट इज़ कैश, ये क्या है हमारी कैश इनफ्लोज जिसको आपने डिस्काउंट कर दिया माइनस कैश आउटफ्लोज। सो वी कैन से नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। बस ये है, कैश इनफ्लोज को आपने क्या करना है, डिस्काउंट करना है एक रेट से, और वो डिस्काउंट आप कैसे करोगे, जो भी आपकी इनफ्लोज होंगी उसको आप डिवाइड करोगे उस डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ बाय 1 प्लस के ए और वी कैन से डिस्काउंट रेट। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर हमारा W या फिर नेट प्रेजेंट वर्थ पॉजिटिव होगी तभी हम उस डिसीज़न को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, और जिसमें हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी उस डिसीज़न को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर उस एक्टिविटी को हम परफॉर्म नहीं करेंगे। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जिस एक्टिविटी में कैश इनफ्लोज ज़्यादा होंगी और कैश आउटफ्लोज कम होंगी उसी एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करोगे ना बेसिकली। तो और जहाँ पे कैश आउटफ्लोज ज़्यादा होंगी और बट कैश इनफ्लोज कम है तो उस एक्टिविटी को आप इग्नोर करोगे। सो दिस वाज द फॉर्मूला। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के हमारे पास क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट वन इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जाता, उसे भी कंसीडर किया जाता है बिकॉज डिस्काउंट रेट में हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। यूज़ कैश फ्लोज इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, ये कैश फ्लोज को जो है वो यूज़ करता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से। अब जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच था वो बहुत ही अनक्लियर था कि कौन से प्रॉफिट्स, बट यहाँ पर क्लैरिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज़ टेक्स इनटू कंसिडरेशन शेयर होल्डर इंटरेस्ट, और जो यहाँ पे जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ द मार्केट, मतलब टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। तो मतलब यहाँ पे जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो ये जो अप्रोच है वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी कंसीडर करती है। ओके, सो हमारे पास दो अप्रोचेज हैं रिलेटेड विद फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या डिफरेंस है बेसिकली इसमें। फर्स्ट वन इज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ उसमें फ्यूचर अनसर्टनिटीज़ को नहीं देखा जाता, यानी रिस्क को इग्नोर किया जाता है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में रिस्क को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है उसमें मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे, मतलब डिविडेंड पॉलिसी का मार्केट प्राइस पे क्या इम्पैक्ट है इसको कंसीडर नहीं किया जाता, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में तो आपका फोकस ही मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स पे होता है,
तो यहाँ पे ये चीज़, इसका जो डिविडेंड पॉलिसी का इफ़ेक्ट है ऑन मार्केट प्राइस वो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इनमें डिफरेंस करता है। ओके, सो दीज टू वर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।